मैम हाँ जी बेटा। मैम जो शाम को हमारी जूलॉजी वाली क्लास होनी थी ना, उसके लिए हमने मैसेज किया था लेकिन सर ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो अभी तक तो मैम वो क्लास होगी ही शायद। होगी मतलब ना। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, कल रख लेंगे, आज नहीं रखते फिर। तो आई मैसेज इन द ग्रुप टू एवरीवन, राइट, कि हम वो क्लास जो करनी है पॉलिनेशन वाली, यू कैन हैव इट टुमारो। और टुमारो का भी मैं कल ही बताऊंगी आपको, कल मुझे नहीं पता शाम में कोई और क्लास ना हो जाए, राइट। तो देखते हैं वो क्लास, लेकिन वो करनी है वो क्लास, एक कंबाइंड क्लास करनी है पॉलिनेशन वाले टॉपिक की जो रह गया आपका। इसके बीच में कोई टेस्ट तो नहीं है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? मैम अब तो AITS है, उसमें नहीं आ रहा, उसमें प्लांट फिजियो आ रही है। हाँ, उसमें तो प्लांट फिजियो आ रही है, मतलब कोई वो तो नहीं है, क्योंकि जैसे आरएम के आगे के जो बैचेस हैं 15 वगैरह, उनके जो चल रहे हैं टेस्ट, जो उनके एफटी चल रहे हैं उसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म तक आ रहा है सिलेबस। तो दैट्स वाई आपका तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। उनके सिलेबस का अलग अलग एमपीआर टेस्ट का, हर RM11 का तो सेम ही होता है। हाँ, पता नहीं उन लोगों का क्यों आगे डिले नहीं हुए टेस्ट, आपके तो डिले हो गए थे बीच में, यस मैम। बट आई डोंट नो उनके क्यों डिले नहीं हुए, तो उनका तो ऐसे टेस्ट चलते ही हैं जैसे हो रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मीन्स वो टेस्ट तो नहीं है ना इन बिटवीन, अगर हम ट्यूसडे ना करके लेट्स सपोज अगर थर्सडे करते हैं क्लास, तो आराम से मतलब हो सकती है, राइट। यस ओ मैम। फाइन फाइन, ठीक है बच्चा, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर, राइट, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ मैम जो इनहेरिटेंस। हाँ जी। जेनेटिक्स वाला चैप्टर चल रहा है वो कितना बचा है, पेज छोड़ने पड़ेंगे? अच्छा, ऐसा है। जेनेटिक्स वाला Yes, चैप्टर तो अभी आपका बहुत बचा है बेटा, उसका तो अभी मतलब आप मान लो वी हैव कंप्लीटेड ओनली 50% या 60% हमने कंप्लीट किया होगा, 40% इज स्टिल रिमेनिंग। 20-25 पेज छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो। मैं ना इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एंड ऑफ द रजिस्टर से स्टार्ट कर लो ना, अगर वो इन बिटवीन चल रहा है तो इसको एंड से स्टार्ट मैम करो। मैंने तो न्यू कॉपी में कर लिया था जेनेटिक्स। हम्म, मैंने भी। ठीक है, मैंने भी। ठीक है, ओके, राइट। तो क्योंकि मैंने जेनेटिक्स वाला इसीलिए मैं नहीं छेड़ रही हूँ कि वो ऑलरेडी हमारा उस क्लासेस में चल ही रहा है, तो वो साथ साथ कंप्लीट होता रहेगा, और ऐसे ही यहाँ पर साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चलता रहेगा, तो दोनों चैप्टर जब पैरेलली चलेंगे ना, तो आपको रिलेट करने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी, राइट। सो मूविंग टू चैप्टर नाउ, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, जो हमारे पास जेनेटिक्स है बच्चा, वो हमें इनहेरिटेंस का पैटर्न समझाता है, कैसे इनहेरिटेंस होता है, कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र होती है, राइट, हाउ द प्रोसेस अकर, वो हमें जो समझ आता है वो बेसिकली जेनेटिक्स समझाता है कि ठीक है, जीन क्या है, अलील क्या है, क्रोमोसोम क्या है, कैसे हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं। लेकिन जब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये जीन एक्सप्रेस ऐसे करता है, तो जब हम उसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, अभी हम जीन लेवल पे देख रहे हैं, अब हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं, राइट, कि वो चेंज कैसे आते हैं। हम कैसे कहते हैं कि ये जीन टॉलरेंस को कंट्रोल करेगा, ये जीन इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, ये जीन इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, तो उसका पूरा बेसिस समझना, राइट, दैट इज इन दिस चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला चैप्टर आपको ये समझाते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस होता कैसे है, राइट, पहले क्या होता है और होता कैसे है, कैसे वेरिएशन आती है, राइट, ये सब समझ आता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि वो जो इनहेरिटेंस हो रहा है उसका जो एक इंडिविजुअल में एक्सप्रेशन हो रहा है, जो फिनोटाइप आ रहा है आपका, वो कैसे आ रहा है फिनोटाइप, राइट। तो उसको समझने के लिए वी विल गो एट द मॉलिक्यूलर लेवल, और मॉलिक्यूलर लेवल क्या है हमारे पास, दैट इज डीएनए, राइट। हम बेसिकली डीएनए के साथ मूव करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि ठीक है हमारे पास ये पैटर्न है, ऐसी इन्फॉर्मेशन चलेगी, ऐसे हम इसको मूव इन करेंगे, राइट। तो अब हमने कहा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एट मॉलिक्यूलर लेवल, अगर मुझे जीन को पढ़ना है तो मुझे किसको पढ़ना है, एटीजीसी को पढ़ना है, क्योंकि जीन है क्या, gene is the functional information present on the genetic material of the cell which is called as the DNA, राइट। सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, और उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसे आप क्या कहते हो, जीन। तो अगर मुझे जीन के एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है तो अब मुझे उसको एटीजीसी के लेवल पे पढ़ना पड़ेगा कि जीन में कौन कौन से बेसिस हैं, राइट, कैसे वो अरेंज होते हैं, कैसे वो जीन एक्सप्रेस करता है, राइट। जो हम कहते हैं कि इस जीन ने ये पर्टिकुलर एंजाइम बनाया, तो हाउ दैट एंजाइम हैज बीन फॉर्म, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। मीनिंग समझ आया, राइट। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए, राइट, इट्स स्ट्रक्चर, डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, राइट। देन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन,
राइट, और उसी के साथ साथ हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, राइट, एंड जीन एक्सप्रेशन, कैसे जीन एक्सप्रेशन होता है, कैसे वो जीन हमारे पास वर्क करता है सेल के अंदर, ये सब कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे डीएनए के ऊपर ताकि हम जीन को समझ सके। पहले डीएनए को समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कैसे जेनेटिक फ्लो इन्फॉर्मेशन का होता है और फिर कैसे जीन एक्सप्रेशन होता है, राइट। तो नाउ मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट एज डीएनए, एंड एज आई नो दैट ये आप ऑलरेडी जोलॉजी में पढ़ चुके हो, तो मुझे शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें, राइट। तो डीएनए बीइंग सेज टू बी द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और सॉरी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम इसको देखें तो वी सिंपली से दैट डीएनए इज बीइंग द एसिडिक पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक एसिडिक पॉलीमर है, राइट। एसिडिक क्यों? क्योंकि इसका नेचर एसिडिक है। और मुझे सबका रिप्लाई चाहिए अब इसमें से जैसे मैं पूछती जाऊंगी क्वेश्चंस, क्योंकि ये पार्ट आप ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल से बहुत अच्छे से पढ़ते हो। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अगर हम इसको स्टडी करें तो वी से अगर हम इसके कंपोनेंट्स देखें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के, तो क्या क्या कंपोनेंट्स है बचा मेरे पास? व्हाट आर कंपोनेंट्स आई एम हैविंग? क्या? राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट राइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस, हमने कहा डीऑक्सीराइबोज नाइट्रोजनस शुगर बेस इज प्रेजेंट, फॉस्फेट ग्रुप, yes, nitrogenous base is there and phosphate group is there, फॉस्फेट ग्रुप। राइट। तो हमारे पास ये तीन चीजें प्रेजेंट है जो मिलके एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को बनाती है। अब अगर मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर को डिफाइन करती हूँ तो डीऑक्सीराइबोज शुगर इज अ पेंटोज शुगर, राइट, दैट इज द 5 कार्बन शुगर, राइट, 5 कार्बन की शुगर है, राइट, विच इज बीइंग डीऑक्सीजनेटेड एट, राइट, किस कार्बन पे डीऑक्सीजनेट हमने कर रखा है? 2 कार्बन, सेकेंड, 2 नहीं, सेकेंड, सेकंड कार्बन, सेकेंड कार्बन। और 2 कार्बन को कैसे लिखते हैं? सेकेंड कार्बन को 2 प्राइम, इसका मतलब सेकेंड कार्बन, राइट। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट, तो वी फॉर्म द स्ट्रक्चर लाइक दिस, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, राइट, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे आप HOH किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, डिपेंडिंग आप अल्फा बना रहे हो या बीटा बना रहे हो, राइट, उसके हिसाब से, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर इन दिस, यहाँ पर आपने इसे क्या कर दिया, H, ये OH को आपने ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट किया था तभी H बना, ये आपका HOH, दिस इज H, राइट। और फिर यहाँ पर हमारे पास CH2OH, करेक्ट, यही हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। अगर मैं OH की पोजीशन ऊपर रखती हूँ, राइट, तब हम इसे क्या कहते हैं? OH का ध्यान है ना सबको, OH ऊपर होता है या नीचे होता है हमारे पास, राइट, एग्जैक्टली, तो हम इसे कहते हैं बीटा, राइट। तो अल्फा होगा जब हमारे पास OH फर्स्ट कार्बन पे बिलो आ जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा। तो हमने कहा बीटा डीऑक्सी राइबोज शुगर। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? कंसेप्ट समझ आ गया सबको अच्छे से? पहला कंपोनेंट yes, clear ma'am, deoxyribose sugar. Now the second component is nitrogenous base. अब ये जो second component हम पढ़ रहे हैं nitrogenous base, nitrogenous base हमारे पास basically एक heterocyclic unit है, right, it's an heterocyclic unit if we will say, right। तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास, राइट, जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि ठीक है हमारे पास ये है 5 हमने नाइट्रोजनस बेसेस बनाए हैं, जिसमें से हम कहते हैं हमारे पास 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? वन इज कॉल्ड एज द प्यूरीन एंड अनदर इज कॉल्ड एज द पायरिमिडीन, राइट। प्यूरीन हमारे पास क्या है? दे आर द हेटेरोसाइक्लिक डबल मेंबर या डबल रिंग लिख लो, डबल मेंबर रिंग की जगह डबल रिंग structure, yes ma'am, where nitrogen is present at 1, 3, 7 and 9th position. 1, 3, 7, 9 या 1, 3, 5, 7? मैम 1, 3, 7, 9 है शायद, right, 1, 3, 7, 9 पोजीशन कंप्लीट यहाँ तक। जबकि pyrimidine हमारे पास क्या है? pyrimidine is the heterocyclic again single ring structure,
with nitrogen at 1 and 3rd position. correct 1 and 3rd, that is 3 position, right? अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वी सेज प्यूरीन, प्यूरीन की दो कैटेगरी बनाते हैं, एडिनाइन And guanine. एंड ग्वानीन, राइट? स्ट्रक्चर बैकबोन यही रहेगा, बस आप कुछ ग्रुप्स का एडिशन करते हो, राइट? लाइक इफ आई विल से 6 अमीनो प्यूरीन, 6 पे मैंने अमीनो ग्रुप लगा दिया तो उसका नाम क्या हो गया हमारे पास? एडिनाइन, राइट? दैट इज एडिनाइन 6 अमीनो प्यूरीन। 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरीन, 2 पे अमीनो ग्रुप लगाया, 6 पे ऑक्सी ग्रुप लगाया, प्यूरीन, राइट? इट इज कॉल्ड एज ग्वानीन। तो सेकंड पे कौन सा ग्रुप, केमिकल नेम बेटा याद रखने, राइट? ये जू में भी आप पढ़ते हो और आता भी है एग्जाम के अंदर, राइट? उसे हम डिफाइन करते हैं। पिरिमिडीन हमारे पास, क्योंकि हम डीएनए की बात करें तो अभी मैं 2 बता रही हूँ, तीसरे का नाम भी अभी लिखूंगी मैं इसमें, साइटोसिन एंड थाइमीन, राइट? एक और होगा यूरेसिल, बट यूरेसिल इज ओनली फाउंड इन द केस ऑफ द राइट आरएनए, आरएनए में हमें मिलेगा आरएनए, राइट? अब अगर हमने कहा साइटोसिन की तो 2 ऑक्सी 4 अमीनो पाइरिमिडीन, और यही रीजन है बेटा, इसके केमिकल स्ट्रक्चर ही रीजन है कि क्यों एडेनाइन थाइमीन पेयर अप करते हैं और क्यों ग्वानीन साइटोसिन पेयर अप करते हैं, राइट? थाइमीन की बात करें तो 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन, 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन, राइट? और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर यूरेसिल भी लिख दूं, राइट? तो यूरेसिल मेरे पास क्या है? 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन। इसीलिए सबको पता है हम थाइमीन को नाम देते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल, राइट? देखो स्ट्रक्चर में, राइट? तो वी कैन सिंपली से दैट द थाइमीन इज बीइंग नेम्ड एज 5 मिथाइल यूरेसिल ओनली इन, कहाँ मिलेगा मुझे? डीएनए, राइट? और ये कहाँ पर मिलेगा? ओनली इन आरएनए। कंप्लीटेड यहाँ तक, राइट? ध्यान है, याद हो जाएगा ये सब कुछ अच्छे से, फाइन। नाउ उसी के साथ अब थर्ड ग्रुप अगर देखें तो इफ वी विल टॉक अबाउट द फॉस्फेट ग्रुप, तो जो फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास अटैच्ड है, राइट, वो हम लेके चलते हैं H3PO4 या HPO4 माइनस एज सबस्ट्रेट टू प्रोवाइड phosphate, that is PO4 minus to deoxyribonucleoside. Fine, right? So this is all about the components of the DNA, right? फटाफट से नोट डाउन करूं, मैं स्टार्ट करूं इसकी, पहले DNA के स्ट्रक्चर से कैसे बनाते हैं एक एक करके, फिर मॉडल पूरा। यस, कंप्लीटेड यहाँ तक? मैं 1 मिनट में। राइट, अब बेसिकली हमें ये पढ़ना है बच्चा कि किस तरीके से हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चैप्टर ना साथ साथ करते रहना, राइट? जैसे क्लास में होता है, क्लास के बाद ही
राइट 1 आवर लगा के इसको राइट साथ में ही कंप्लीट कर देना, क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर है राइट, और चैप्टर से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। फाइन। नाउ अब हमें बेसिकली ये पढ़ना है बच्चा कि हमें किस तरीके से डीएनए को बनाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास काम क्या है, वी हैव टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, फटाफट से। बेस और शुगर। yes base and sugar, that is we have to take that कि हमें यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर को ज्वाइन करना पड़ेगा किसके साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ, ताकि हम किसको बना सके, वी कैन फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स। फिर उस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड से हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे एंड वी कैन फॉर्म द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। देन उन न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करने के बाद हमें यहाँ पर डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से हमें डीएनए का डबल स्ट्रैंड मिलेगा। कंप्लीट। तो अब यही स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। फिर इसको क्या हो गया, ओके गाइस एक सेकेंड, कल शाम में तो ठीक चल रहा था। Okay. Now, starting with the structure of DNA. पहले करते हैं formation of DNA. Of DNA. Right, कि हम DNA की formation किस तरीके से करते हैं, that we are going to talk about. Now the very first step. सबसे पहले हमने कहा हमारे पास प्रेजेंट है डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया विद नाइट्रोजनस बेस in order to form deoxyribo nucleoside. Very good, but कुछ आया है नहीं उसका। दूसरी क्लास में भी कोई प्रॉब्लम हुई थी ऐसी? नो मैम। वन नोट पे करते हो आप उसमें भी? यस मैम, केमिस्ट्री की क्लास थी। हम इसी पे करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कल जो मेरी 3 से 4 वाली क्लास हुई उसमें बिल्कुल स्मूथ चला, कोई दिक्कत नहीं। वापस प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड। Till which point it is visible to you? नाइट्रोजन मैम नाइट्रोजन। मैम धीरे धीरे आ रहा है मैम, एक एक वर्ड धीरे धीरे आ रहे, देखो। तो आपका ना उसमें स्पेस कम होगा, फिर थोड़ा कैच मेमोरी। नहीं, सब कुछ खाली फॉर्मेट कर दिया इस चक्कर में मैंने कल लैपटॉप। ये चीज ठीक हो गई। रिंगल जूम पे तो सही चली है ना क्लास? यस मैम, जूम पे तो एकदम फाइन। जूम पे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं ना? ओके तो पहले लिख लिया जाए, 1 मिनट। चलो ओके गाइस, नाउ इन दिस, अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमें डीऑक्सीराइबोज शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ कनेक्ट करना है, तो वी हैव टू फॉर्म द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। और वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड जो हमारे पास बनता है वो कैसे, जब हम प्यूरीन को लेके चलते हैं तो प्यूरीन के साथ हम बॉन्डिंग 1 to 1 करते हैं, एंड अगर हम पिरिमिडीन को लेके चलते हैं तो हम बॉन्डिंग कौन सी करते हैं? प्यूरीन और पिरिमिडीन की बॉन्डिंग बताओ फटाफट से। अगर मुझे डीऑक्सी एडिनोसिन बनाना है, राइट, इफ आई हैव टू फॉर्म द डीऑक्सी एडिनोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन बनाना है या फिर डीऑक्सीसाइटिडीन बनाना है, डीऑक्सीथाइमिडीन बनाना है, तो मैं 1-1-1 लिंकेज किसकी करती हूँ? पिरिमिडीन की, और 1-9 लिंकेज किसकी करती हूँ? प्यूरीन की। राइट, याद रहेगा ये पॉइंट? राइट, तो अब हमने कहा यहाँ पर, राइट, वी हैव दी डीऑक्सीराइबोज शुगर
right, is joined with pyrimidine with 1,1 linkage. और 1,1 कौन सी लिंकेज है ये? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट, 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्या प्रॉब्लम है? हम जूम पे ही ले क्या फिर? एक मिनट में दोबारा से चला के देखती हूँ. एक मिनट रुकिए. Okay, one slide is visible to everyone. यस मैम. यस मैम. ठीक है, चलो उस पे करके देखते हैं कि वन नोट की प्रॉब्लम तो नहीं है. हाँ जी, तो अभी हम जो कर रहे थे, स्टार्टिंग विद दैट ओनली. Now let's begin with the part right over here. हमने कहा सबसे पहले we are going to talk about the formation of DNA. Right, formation of DNA के बारे में जो हम देख रहे हैं, right, उससे start करते हैं. Now in this सबसे पहले we define, right, formation of DNA में the first step is कि हमने यहाँ पर deoxy ribonucleotide, deoxyribose sugar. So deoxyribose sugar is being joined with purine. और अगर प्यूरिन से ज्वाइन किया तो कौन सी लिंकेज है हमारे पास? 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट, जिसपे हमने फॉर्मेशन कर दी 2 यूनिट्स की. वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो. हाँ जी बेटा. नहीं मैम, अभी तक दिख नहीं रहा था, अब आ गया. आगे डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन एंड डीऑक्सी राइबो गुआनोसिन, राइट. तो हमने यहाँ पर डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन, डीऑक्सी राइबो गुआनोसिन की फॉर्मेशन कर दी, राइट. एंड द सेकेंड हमारे पास क्या स्टेप हो गया कि हमने यहाँ पर क्या लिया? डीऑक्सी राइबोज शुगर. और डीऑक्सी राइबोज शुगर को अब किससे कनेक्ट करना है हमें? विथ pyrimidine, राइट. वी हैव टू कनेक्ट इट विथ pyrimidine. अब अगर pyrimidine के साथ कनेक्ट करते हैं तो कौन सी लिंकेज कर दी? 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. राइट. तो वी हैव द अगेन 2 फॉर्मेशंस, राइट. तो हमने कहा यहाँ पर हमारे पास डीऑक्सी साइटिडीन या डीऑक्सी थाइमिडीन, राइट. तो हमने कहा यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो गई डीऑक्सी साइटिडीन एंड डीऑक्सी थाइमिडीन, राइट. तो अब हमारे पास ये ग्रुप डेवलप हो चुके हैं, राइट. ये ध्यान रखना है बेटा, INE लगा है अभी उसके पीछे, ठीक है. और बॉन्ड का नाम क्या है वो भी अच्छे से ध्यान रखना, राइट. कंप्लीट ये वाला पार्ट, आगे बढ़ जाओ फर्स्ट स्टेप में, राइट. तो ये था हमारे पास स्टेप 1. और ये स्टेप 1 हमारे पास किसके लिए है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड बनाना था, राइट. तो वी हैव टू फॉर्म द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड फर्स्ट, राइट, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. नाउ द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पे आ जाओ, स्टार्ट करें. यस हमें मैम. ऊपर करना थोड़ा. क्या ऊपर? स्लाइड ऊपर करूँ? यस मैम, एक वर्ड. मैम आप ओके मैम, माइक्रोसॉफ्ट हो गया. व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. हाँ जी बेटा. मैम आप माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा लो, वो ज़्यादा बेटर है. नहीं, व्हाइट बोर्ड पे बच्चा हैंग होता है इन बिटवीन, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना.
हो गया मैम। हो गया, ठीक है, राइट। नाउ स्टार्टिंग विद the next part that we are going to talk about, step 2, formation of, right, अब हमें क्या बनाना है यहाँ पर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइट। नाउ इन दिस, देखो अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वाले को मैंने ऑलरेडी बिजी कर दिया विद द नाइट्रोजनस बेस, एडेनाइन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमीन है, तो एन कैन बी ए, जी, सी और टी, इनमें से कुछ भी हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, और फिफ्थ। अब फिफ्थ मेरे पास जो ग्रुप है, अब वो ध्यान से देखना है। हमने क्या किया यहाँ पर, जो ये CH2OH का ग्रुप है, इसको यूटिलाइज किया with the bonding with phosphate, right। और phosphate में कौन सा ग्रुप हमने लिया है यहाँ पर, PO4 माइनस, राइट। बाय विच बॉन्ड, कौन से बॉन्ड से, फॉस्फो एस्टर लिंकेज, नॉट फॉस्फो डायस्टर। मैम बचा, कुछ दिख तो नहीं रहा। freeze हो मैम गई आप लिख रहे हो क्या? यस मैम। अभी स्क्रीन मैम, पे कुछ कुछ आया दिख नहीं भी है? नहीं रहा। और ब्लर भी हो गई है स्क्रीन। हाँ मैम, ब्लर हो गए। यस मैम। What is this? अब आया पर ब्लर्ड है। अभी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम अब आ गया, लेकिन मैम ब्लर है पूरी स्क्रीन। मैम कल की तरह ही ले लो मैम, क्लास कल की हुई थी। वही करना पड़ेगा, वेट। ये एन लिखा है क्या, ये एच लिखा है? हाँ, एन एन। मैम ये हमारे बैच के साथ हो रहा है क्या? हाँ, कल शाम को ऐसा नहीं हुआ। अब आज सुबह मेरी पहली क्लास थी नहीं, बाप के साथ ही पहली क्लास है, और उसमें ये प्रॉब्लम आई है। नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रही है ये भी नहीं समझ आ रहा मुझे तो। चलो फिर ऐसा काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर जूम पे। जूम है ना सबके? यस मैम। ठीक है, अब तो डाउनलोडेड है, Yes, ma'am. रखो ही उसको, देखते हैं। जब तक नहीं हो पाता तो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग, ठीक है, एंड शेयरिंग विद यू दी आईडी। आपके साथ आईडी शेयर करती हूँ, अभी लिंक शेयर करती हूँ, एंड देन अटेंड द मीटिंग ओवर देयर। फाइन, ओके। राइट, देखो तो ये हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइट। यहाँ पर हमने पहला ग्रुप लगा दिया N, and N is what? N is nitrogenous base, right? That is adenine, guanine, cytosine और thymine। आपने कनेक्ट कर दिया। सेकेंड वाले के पास HH है, थर्ड वाले के पास HOH है, फोर्थ नॉर्मली H, एंड दिस इज द वन। ये जो फिफ्थ कार्बन का CH2OH है, इसको अब हम कंबाइन करेंगे फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो अब अगर आप एक एसिड और अल्कोहल को कंबाइन करते हो तो कौन से बॉन्ड से कंबाइन होगा बच्चा? एस्टर बॉन्ड। कैन आई से इट इज द फॉस्फोएस्टर लिंकेज, right? Yes, ma'am. Understood? And we name this, we are going to go for the phosphoesterification. Phosphoesterification हमने किया, राइट, फिफ्थ से कनेक्ट करके। तो अगर हमने फिफ्थ से कनेक्ट करके फॉस्फोएस्टेरिफिकेशन किया तो अब मुझे स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर एज दिस। ये हमारे पास यहाँ तो नाइट्रोजनस बेस H H H HOH H and CH2O। यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया? फॉस्फेट ग्रुप आ गया, राइट। अभी मैंने सिर्फ P दिखाया है, चार्ज नहीं दिखाया, मैं P के साथ पूरा दिखाऊंगी अभी नेक्स्ट डायग्राम में, राइट। कंप्लीट यहाँ तक। तो वी सेड ओवर हियर, इतना हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या बना? दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लियोटाइड। अंडरस्टूड क्लियर? राइट, अब हम इसको नेमिंग कैसे देते हैं? तो वी कैन नेम इट एज डीऑक्सी, या तो आप इसको क्या कहोगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या तो ऐसे नाम दे दो, राइट, जिसकी वजह से हमने इसे नाम दे दिया DAMP, राइट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट, या फिर वी कैन नेम इट एज डीऑक्सी एडिनाइलेट, ATE किसका लगा दिया? फॉस्फेट का। मीनिंग क्लियर हुआ? नेमिंग बहुत अच्छे से बेटा, एग्जाम में यही पहचानोगे। फिर हमने कहा डीऑक्सी ग्वानाइलेट और डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, which is named as DGMP. Fine. Then हमने डिफाइन किया डीऑक्सी साइटिडाइलेट और डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, right? We just name it as DCMP, right? And then we define deoxythymidylate, right? DTMP, deoxythymidine monophosphate, या फिर इसको सिर्फ TMP भी लिख सकते हो, क्योंकि थाइमिन सिर्फ बेटा डीऑक्सी में ही होता है, तो जरूरी नहीं है वी हैव टू राइट इट एज DTMP कंप्लीट, राइट? तो ये अब हमारे पास बन गए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब टास्क है इस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से फॉर्मेशन करने की कंप्लीट चेन, दैट इज द कंप्लीट चेन ऑफ द DNA, राइट? स्टार्ट करें, कंप्लीट यहां तक पॉइंट? यस मैम। गुड, राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, राइट? अब इसी के साथ दैट इज दी, अभी हमने ये स्टेप देखा, स्टेप नंबर 2, अब हम आ गए स्टेप नंबर 3, पॉलीमराइजेशन ऑफ DNMPs। DNMPs क्या हो गए हमारे पास? दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, राइट? हमने कहा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अब न्यूक्लियोटाइड मत लिख देना जब फॉस्फेट भी लिख रहे हो साथ में। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को वी कैन नेम इट एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, राइट? नाउ अब बहुत ध्यान से समझना है कि हम इसको कैसे दिखाते हैं स्ट्रक्चर को और कैसे फॉर्मुलेट करते हैं बेसिकली। तो वी सिंपली से, ये हमारे पास यहाँ पर हमने N लगाया था, H, ये HH, ये H और OH, राइट, जो हमारे पास प्रेजेंट है। एंड देन अब जो हमें यहाँ पर 5th कार्बन पे लगाना है बेटा, राइट, दैट्स द मेन थिंग। 5th कार्बन पे मुझे क्या लगाना है यहाँ पर? CH2H, राइट, यही मुझे 5th कार्बन पे फॉर्म करना है। तो मैंने कहा अब जो 5th कार्बन पे है मेरे पास, उसी का मुझे पूरा विजुअलाइजेशन करना है कि H CH2O P, करेक्ट? यहां से फिर से मैंने एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन की। नाउ अब मैंने क्या किया बच्चा? वी सेज a nucleophilic attack is posed by, very important, a nucleophilic attack is posed by OH of 3rd position, OH at 3rd position of the first deoxyribonucleotide
to the phosphate of 5th position of 2nd deoxyribonucleotide. Right, so this is basically being the 3' to 5' phosphodiester linkage. Everyone got this thing? 3' to 5' की डायरेक्शन क्लियर Yes, होती है ma'am. सबको अच्छे से? राइट, हमेशा ध्यान रखना है, राइट, 3' OH ऑफ फर्स्ट DNTP pose nucleophilic attack to 5' phosphate of 2nd DNTP. इसीलिए बॉन्ड की डायरेक्शन 3' to 5'। अगर यही बॉन्ड बना तो अगर मैं ये चेन बनाऊं तो मेरे पास पॉलीमराइजेशन तो ऐसे जाएगा ना, हर बार नीचे 3' भी तो नेक्स्ट पे अटैक करेगा, फिर इसका 3' नेक्स्ट पे अटैक करेगा, चेन तो ऐसे ही चलेगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ एंड कौन सा फ्री हुआ? 5'। यहाँ एंड कौन सा फ्री हुआ? 3'। तो डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हुई बेटा? Yes, everyone. Direction of polymerization of DNTPs. 5' to 3'. 5' to 3'. Direction of polymerization is 5' to 3', but the bond form is 3' to 5' phosphodiester linkage. जो बॉन्ड बन रहा है हमारे पास वो 3' to 5' phosphodiester linkage वाला बन रहा है, और जो पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन है वो 5' to 3' है, 5 to 3 ओरिएंट हो रही है वो डायरेक्शन, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन इज 5' to 3', बट द बॉन्ड फॉर्म इज 3' to 5'। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये नहीं क्लियर होगा तो आगे पूरे रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, राइट। कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट? यस गाइस, समझ आया? यस मैम। राइट, तो अब हमने कहा ये हमारे पास, हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी बोलो। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? जस्ट आप किस डायरेक्शन में ऐड कर रहे हो नए बेस को। पॉलीमराइजेशन करना मतलब मोनोमर से पॉलीमर बनाना, तो आप एक नया मोनोमर किस डायरेक्शन में ऐड कर रहे हो, राइट, उसे कहते हैं। तो एक ग्रुप है, उसके नीचे मैंने दूसरा ग्रुप लगाया, दूसरे के नीचे तीसरा लगाया, दैट इज द पॉलीमराइजेशन। तो मैं पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में कर रही हूँ? 5 to 3, क्योंकि मैं ऊपर एंड कौन सा छोड़ रही हूँ? 5, और नीचे एंड कौन सा फ्री मेरे पास रह रहा है? 3। क्लियर? हम DNTP की बात क्या लिखा है? कहाँ पर? ब्रैकेट में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के नीचे। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज पोज न्यूक्लियोफिलिक अटैक टू 5' ऑफ 2nd DNTP। DNTP की जगह DNMP कर लेना, DNTP बनवाऊंगी इसमें आपसे। या जहां जहां DNTP था ना बेटा, DNMP कर लो ना, अभी से कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। कंप्लीट? क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाने हैं, और दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके वी हैव टू फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अब मुझे एक स्ट्रैंड बनाना तो आ गया, दूसरा स्ट्रैंड भी बनाना है, और फिर उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर पूरा अपना रेडी करना है डीएनए का स्ट्रक्चर, राइट। तो आ जाए हम डीएनए के स्ट्रक्चर पे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे। यस एवरीवन, यहाँ तक पॉइंट क्लियर सबको अच्छे से? Yes, ma'am. So the formation of double-stranded DNA. First of all, we are going to talk about bead and stick model. बीड एंड स्टिक मॉडल की बात हम करेंगे। अब ये बीड एंड स्टिक मॉडल क्या है वो बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ा। ये मॉडल पहले यस मैम। जो बायोलॉजी लैब में नहीं लगा होता मॉडल, वो बीड एंड स्टिक ही तो होता है, राइट। बीड्स और स्टिक के साथ ही लगा होता है ना मॉडल, राइट। देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, वी हैव टेक अ बीड, हम बीड लेंगे, एंड द बीड का मतलब जैसे धागे में हम वो बीड्स डालते हैं वैसा ही है, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर हमने एक बीड लिया, और इस बीड को मैंने नाम दिया sugar, that is deoxyribose sugar, which is forming the backbone, पूरी बैकबोन बनाने वाला है।
अब मैं इसी पे ही ग्रुप्स को ऐड ऑन करती चली जाऊंगी, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर टोटल 5 बीड्स बनाए एक स्ट्रैंड में, ठीक है, ये 5 बीड है मेरे पास, राइट, 1 2 3 4 5। इन पांचों बीड पे, इस एंड पे मैंने लगा दिया नाइट्रोजनस बेस, रैंडम में कोई भी ले रही हूं, राइट। जिस तरफ नाइट्रोजनस बेस है उसके इस तरफ कौन सा ग्रुप हो गया इसमें, OH, राइट एवरीवन। और अगर नाइट्रोजनस बेस इस तरफ है तो उसके अपोजिट कौन सा ग्रुप हो गया, फॉस्फेट। यही स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजनस बेस के अपोजिट फॉस्फेट होता है, यस और नो, फाइन, यस मैम। राइट। तो अब मैंने कहा ये OH पोज करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक टू द फॉस्फेट ऑफ द बेस, जो इसके नीचे फॉस्फेट प्रेजेंट है, क्लियर, बन गया एक स्ट्रैंड मेरे पास पूरा। तो ये स्ट्रैंड जो है इसका कौन सा एंड फ्री है, 5 प्राइम, ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम। तो पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन देखो कौन सी हो गई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अंडरस्टूड। अब मुझे दूसरा स्ट्रैंड बनाना है, बट द कंडीशन इज कि दूसरा स्ट्रैंड जो बनता है, राइट, वो मुझे बनाना है इसके एंटी पैरेलल। अब मीनिंग बहुत ध्यान से समझना, बच्चे कहते हैं दूसरा स्ट्रैंड तो 3 to 5 बनता है, 3 to 5 नहीं बनता, वो भी 5 to 3 बनता है, कोई 3 to 5 नहीं बनेगा वो भी, राइट। कैसे बनेगा ना उसी, अब हम उसको कैसे बनाना शुरू करेंगे, एंटी पैरेलल का मतलब अगर आपने पहला स्ट्रैंड शुरू किया था अप टू डाउन, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करोगे नीचे से, राइट। इसका मतलब ये आपका फर्स्ट होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। यहाँ अब इसकी ओरिएंटेशन अगर रिवर्स कर दी है, मींस अब मैं नीचे से अगर शुरू कर रही हूँ, तो ये मेरे पास आ गया C, ये फॉस्फेट, ये OH, यहाँ पर G फॉस्फेट OH, यहाँ पर A फॉस्फेट OH, उल्टा बना रही हूँ ना मैं, क्योंकि यहाँ पर C फॉस्फेट हमें OH। कैसे पता चलता है कि OH उसके अपोजिट आएगा उसके, क्या करना है हमें, कैसे पता चल रहा है, ये स्ट्रक्चर है ना बच्चे इसका, फर्स्ट कार्बन पे अगर एडिनाइन है तो फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट है, फर्स्ट अगर राइट हैंड पे है तो फिफ्थ लेफ्ट हैंड पे है, स्ट्रक्चर देखो ऊपर, फर्स्ट अगर यहाँ क्या, फर्स्ट अगर यहाँ पर है, राइट, तो फिफ्थ यहाँ पर अपोजिट हो गया, और थर्ड उनके नीचे है, मैंने वही बनाया सेम ओरिएंटेशन, ठीक है ना, राइट। अब अगर हमने कहा बॉन्ड बनाना है तो वापस पोज यही करेगा अटैक, डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, बनाओगे अभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर, राइट। तो वापस देखो डायरेक्शन कौन से, फिर कौन सा एंड फ्री, 5 प्राइम, ऊपर कौन सा एंड फ्री, 3 प्राइम, अगेन द डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन इज 5 to 3, दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटी पैरेलल बच्चा, ये मीनिंग होता है एंटी पैरेलल का, मीनिंग समझ आया, क्लियर। तो डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो अभी हमने यहाँ पर लिखा पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी किसी भी केस में, इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज द मैंडेटरी रूल टू बी फिक्स एवरीवेयर, राइट। ये बॉन्ड जो हम बना रहे हैं, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट। जो ये बॉन्ड आपने बनाया है, दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, राइट। और ये जो आपने बनाया है, इट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर, दोनों स्ट्रैंड समझ आए कैसे बन गए। अब मैं क्या करूं इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर करती हूं तो मुझे पता चला A और T में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर एंड C और G में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर, ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है बच्चों, इसी वजह से, राइट। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया। नाउ दिस बॉन्ड इज बीइंग डिफाइंड एज द H बॉन्ड, and this is the complete structure of DNA called as double stranded DNA. Yes everyone, structure clear? मैम हाँ जी,
मैम फिर वो कॉइलिंग कैसे होती है मैम, जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है? अभी आएंगे उस पर, वेट। ओके मैम। मैं तो मैंने वीडियो बनाया है, वो तो वॉटसन क्रिक पे आने वाला है इसके बाद। राइट, तो यहां से मुझे ये समझ आया सबसे पहले, एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और दूसरी चीज जो समझ आई, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरीन एंड pyrimidine। देखो प्यूरीन, प्यूरीन ने बॉन्ड नहीं बनाया, प्यूरीन ने बॉन्ड किसके साथ बनाया है? pyrimidine के साथ। फाइन एवरीवन, नोट हो गया स्ट्रक्चर? यस गाइस। Yes, ma'am. नाउ वी से ओवर हियर, अब अगर मैं इसमें देखूं, अब मुझे इसका पूरा इवैल्यूएशन करना है, तो मुझे आंसर देते जाना। नंबर ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर, कितने डीऑक्सी राइबोज शुगर है स्ट्रक्चर में? इन दिस स्ट्रक्चर डू द कैलकुलेशन। नंबर ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर। यस गाइस। 10. 10, वेरी गुड। 10 है हमारे पास। Yes, ma'am. नंबर ऑफ Yes, ma'am. नाइट्रोजनस Yes, बेसिस, ma'am. नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। Ma'am, 10. 10. 10. number of phosphoester bond, Ten. very 10. good, 10. Number of glycosidic bonds, वो भी 10. 10. 10. Number of phosphodiester bonds, 8. 8. 8. Good. एक एक दोनों तरफ से माइनस हुआ ना? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो अगर ये वैल्यू मेरे पास n है, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस भी n, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी n, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी n, और दिस इज n-2। फाइन, फॉर्मूला ध्यान रहेगा? Yes, ma'am. राइट। अब अगर मैं इसमें कहूं नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, Ma'am, 5. 5. 5। 5. बेस पेयर जहां पर लिख देगा मतलब 80, एंड हमें जीसी काउंट करना, दैट इज 5, दैट इज n/2। राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर, थर्टीन। 13. कैन आई से कैन बी वेरिएबल यस मैम। डिपेंडिंग Ma'am. ऑन एटी और जीसी कंटेंट। कितना एटी कंटेंट Yes, है, ma'am. जितना जीसी कंटेंट है उस पर डिपेंड करेगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। 80 कम दोगे, राइट। अगर मैं कहूं 80 कंटेंट इज ग्रेटर देन जीसी कंटेंट, राइट, एंड 80 कंटेंट इज लेस देन जीसी कंटेंट, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा? कंडीशन 1, कंडीशन 2, 2. इन विच हाइड्रोजन Two. बॉन्ड इज मोर? वेरी गुड। 2. तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास कंडीशन 2 में इज ग्रेटर देन कंडीशन 1। एनालिसिस पूरा समझ आ गया बच्चा? क्वेश्चन हो जाएंगे Yes, ऐसे? ma'am. फाइन, गुड। तो बीड एंड स्टिक मॉडल इसमें हेल्प करता है ताकि हमें ये चीज क्लियर हो जाए। आगे बढ़ू? Ma'am. हाँ जी, बोलो Ma'am, B. क्या कह रहे हो? अच्छा, एक एनसीईआरटी की लाइन है दैट शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डीएनए, ठीक है? हर डीएनए की हर Yes, यूनिट ma'am. के अंदर शुगर फॉस्फेट तो Yes, दो ही ना, ma'am. नाइट्रोजनस बेस वेरी करेगा कौन सा होगा,
लेकिन शुगर फॉस्फेट तो सेम ही रहेगा, राइट? तो दे ऑलवेज फॉर्म द बैकबोन ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर, राइट? नाउ वॉटसन एंड क्रिक मैम बीड एंड स्टिक क्या है? मॉडल है बच्चा, बीड एंड स्टिक, ये बीड हो गई ना, दिस इज द बीड एंड द बॉन्ड इज अ स्टिक, जो बॉन्ड बना रहे हो वो क्या है, एक स्टिक ही तो है, ओके। ठीक है, राइट? उसे हम डिफाइन करें। तो वॉटसन एंड क्रिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉडल कॉल्ड एज द डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल, राइट? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बीड एंड स्टिक मॉडल में बच्चा हमें ये तो समझ आ गया कि डीएनए ऐसा दिखता है, बट वी गेट टू नो that the two strands of the DNA, that the complete double stranded DNA coil around itself। पहली बात ये ध्यान रखना बच्चे, दो स्ट्रैंड डीएनए के एक दूसरे पे कॉइल नहीं करते, पूरा डीएनए का स्ट्रैंड कॉइल करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉइल करता है, दोनों मिलके। तो पहले इसीलिए मैंने बीड एंड स्टिक पढ़ाया। बीड एंड स्टिक जो बना हुआ है ना, ये एज इट इज गोइंग टू जस्ट डू द कॉइलिंग, डबल स्ट्रैंडेड में कॉइल होगा ये, राइट? ये जुड़ा हुआ है, अब कॉइल होगा, right? So it is going to do the coiling, right? Coil around itself in right-handed fashion, right? Right-handed manner में ये coil होगा, and that coiling is called plectonymic coiling। क्योंकि हम 3D में अभी coiling बना नहीं सकते डायग्राम में, इसलिए हम दोनों स्ट्रैंड को ओवरलैप करके बनाते हैं, राइट? इसीलिए जब भी आप बनाते हो डीएनए को, तो हाउ यू फॉर्म द डीएनए, यू फॉर्म द डीएनए लाइक दिस, इस तरीके से आप डीएनए को बनाते हो, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे पे कॉइल नहीं होते, ये पूरा एक डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जैसे एक लैडर है, जैसे दिमाग में सोचो जैसे एक लैडर है, राइट? लैडर पता है ना सबको, लाइक सीढ़ी, राइट? अगर वो लैडर है तो वो लैडर को आपने ऐसे कॉइल कर दिया, वो लैडर ही अपने सरफेस के अराउंड कॉइल हो गई है, राइट? तो वो स्ट्रक्चर है हमारे पास कॉल्ड प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग, राइट हैंडेड कॉइलिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। समझ आ गया पॉइंट? अंडरस्टूड टिल हियर, राइट? ये मेरे पास एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये मेरे पास दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट? अब अगर हम दो स्ट्रैंड डीएनए के यहाँ पर बनाते हैं, तो इन दो स्ट्रैंड में हमने कहा दिस इज दी, ये एक टर्न है, ये पूरा एक एस जो बना है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल टर्न, सिंगल टर्न ऑफ, अब मैं स्ट्रैंड नहीं लिखूंगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक टर्न है, राइट? अब ये मीनिंग बहुत ध्यान से समझना है, इस एक टर्न के अंदर 5 प्राइम हो गए मैम 5 प्राइम 3 प्राइम होना था ना? एक मिनट, आधा नहीं हुआ। हाँ हाँ, सेम हो गए। 5 to 3 हम जैसे स्पाइरल स्टेयरकेस का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही होता है। हाँ हाँ, वैसे कह सकते हो आप, स्पाइरल स्टेयरकेस, क्योंकि वो जुड़े हुए होते हैं ना स्टेयर्स बीच में से, राइट? फिर आपने उसे कॉइल कर दिया, फाइन, राइट? तो अब हमने कहा सिंगल टर्न ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब सिंगल टर्न ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, राइट, 10 बेस पेयर्स पर टर्न हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, राइट? एक्चुअल में ये आधा है पहले वाला। क्या बच्चे, क्या कह रहे हो? एक टर्न जो है नीचे तक नहीं होगा पूरा, ये मैंने ऊपर से कंसिडर किया ना, यहां से लोगे तो ये ले लो पूरा, एक एस पूरा बनाना है, ये पूरा बनाना, दिस इज अ सिंगल टर्न, ठीक है? मैंने यहाँ ऊपर से लिया इसको, यहाँ से, तो मैंने ये टर्न लिया, ओके, क्लियर हुआ पॉइंट, राइट? अब इस टर्न को अगर बनाओगे तो एक ग्रूव कैसा आएगा, माइनर ग्रूव, और एक ग्रूव कैसा आएगा हमारे पास, मेजर ग्रूव। पॉइंट समझ आया सबको? जब आप टर्न करोगे तो टर्न करते टाइम एक में एक का थोड़ा डायमीटर पिच कम होगी, एक की पिच क्या होगी हमारे पास, थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो वन इज कॉल्ड माइनर ग्रूव, अनदर इज कॉल्ड मेजर ग्रूव, राइट? समझ आया यहाँ तक? यस गाइस, यस मैम। राइट? मैम ये एक ब्रैकेट टर्न में में क्या है? एक्चुअल 10.2 बेस पेयर ब्रैकेट में, एक्चुअल में 10.2 बेस पेयर्स होते हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन के लिए हम इसमें 10 बेस पेयर्स लिखते हैं, राइट? नीचे वाला 11वां बेस पेयर का कुछ पार्ट ऊपर आ जाता है, राइट? तो इसलिए हम 10.2 लिखते हैं, ठीक है? यस मैम। राइट नाउ, अब मैंने कहा यहाँ पर वर्टिकल राइज पर वर्टिकल टर्न, अगर मैं इसमें देखूं, मतलब मैं अगर टर्न देख रही हूँ,
तो अगर मैं इसका पूरा पिच देखती हूँ, पिच ऑफ द हेलिक्स, और आई कैन से वर्टिकल राइज, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, पिच ऑफ द हेलिक्स, और वी कैन से वर्टिकल राइज पर टर्न। एक टर्न में कितना वर्टिकल राइज है, कितना होता है भाई, जल्दी। 3.4 नैनोमीटर 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। राइट। तो पहले हो गए नंबर ऑफ बेस पेयर, फिर हो गया पिच ऑफ हेलिक्स। इसकी वजह से द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर। यस, दो बेस पेयर। अब अगर टोटल हमारे पास 10 है और टोटल उसकी लेंथ जो है, वर्टिकल राइज का मतलब वर्टिकल लेंथ जो है वो 3.4 है, तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.34 नैनोमीटर, और वी कैन से 3.4 एंगस्ट्रॉम। करेक्ट? यस मैम। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सबको अच्छे से? गुड। नाउ द नेक्स्ट वन, डायमीटर ऑफ द हेलिक्स। डायमीटर ऑफ द हेलिक्स टर्न पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टर्न बाय टर्न डायमीटर तो उतना ही रहेगा ना, राइट। तो डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर्स। Fine, right? So these are the 4 things that we need to remember for the DNA, which is called bDNA. Right? bDNA is the most common form of the DNA. DNA की बेटा forms अलग अलग होती हैं. Common form of DNA, aDNA, bDNA, cDNA, zDNA हम कहते हैं. bDNA सबसे कॉमन है जो हर सेल में मिलती है, जिसके हम ये पॉइंट्स ध्यान रखते हैं. A, C, Z जो है ये B से ही डिराइव्ड है. ह्यूमिडिटी चेंज होने से, सेल का पीएच चेंज होने से bDNA ही ट्रांसफॉर्म होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स में, राइट. तो वो हमें मिलते हैं विच वी विल डिफाइन, राइट. यहां तक पॉइंट सबको क्लियर? यस गाइस, अंडरस्टूड टिल हियर द होल स्ट्रक्चर? अब इसमें मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा ही हुआ था आपने. यस मैम। हम पिच लेंथ को ही कह रहे हैं. पिच लेंथ ही है ना बेटा, वर्टिकल राइज का मतलब पिच ही है. वर्टिकल राइज का मतलब डीएनए की लेंथ. ये पूरी जो मैंने सिंगल टर्न में बनाया ना, दिस इज द वन, ये पूरा लेंथ इसका, दैट इज बीइंग डिफाइंड एज. फाइन, राइट? Yes, ma'am. In normal conditions, bDNA exists in cell while in variable altering environment, bDNA transforms as aDNA and cDNA. ये कैपिटल में आना चाहिए बेटा, AC, ये ध्यान रखना. ये दोनों चीजें कैपिटल में होनी चाहिए, राइट. स्मॉल में नहीं, क्योंकि स्मॉल में थोड़े मीनिंग अलग हो जाते हैं इनके, राइट. तो अब हमने कहा इसको इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, राइट. वेरिएबल एनवायरनमेंट में जहां पर नंबर ऑफ बेस पेयर 10 से कभी ज्यादा या उसके इक्वल हो जाते हैं. लाइक अगर मैं एक की बात करूं, तो नंबर ऑफ बेस पेयर याद रखना, इसमें हो जाते हैं 11 बेस पेयर पर टर्न. एक टर्न में 11 बेस पेयर हो जाते हैं 10 की जगह. और cDNA की अगर बात करूं तो इट इज हैविंग 9.33 बेस पेयर पर टर्न, दैट इज 9 बेस पेयर टोटल उसमें आ जाते हैं. तो बस वही हमारे पास चेंज होता है. और उसके बाद वर्टिकल राइज भी थोड़ा बहुत ऑल्टर करता है, हेलिकल डायमीटर भी थोड़ा बहुत ऑल्टर करता है, राइट. तो मेन आपको यहाँ पर बेस पेयर ध्यान रखना है. अंडरस्टूड, राइट. एंड ऑल, ये जितने भी हैं, ऑल bDNA, aDNA एंड cDNA, ये तीनों के तीनों हमारे पास कैसे हैं? राइट हैंड कॉइलिंग डीएनए. लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग कौन सा है? Z। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला होते हैं। पहले हमें मिला था, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला. हाँ जी बेटा. मैम ये सब समझ नहीं आया कि bDNA ट्रांसफॉर्म है aDNA cDNA. बच्चे अगर हम कहते हैं bDNA हमारे पास है, अगर सेल का पीएच या ह्यूमिडिटी कंडीशंस वेरी करती हैं तो bDNA के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसकी पैकेजिंग में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कर रहे हो कि उसके अंदर बेस पेयर कम या ज्यादा कर रहे हो, बेस पेयर उतने ही रहेंगे टोटल,
बस आपका जो टर्न है, टर्न थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब उसका वर्टिकल डायमीटर अगर बढ़ा दिया आपने, या उसका अपने हेलिकल डायमीटर जो है, वर्टिकल सॉरी राइज बढ़ा दिया, हेलिकल डायमीटर बढ़ा दिया, तो वो अगर आप बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पर मेजर ग्रूव थोड़ा सा बढ़ जाएगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर मान लो नॉर्मल 10 बेस पेयर आ रहे थे एक के अंदर, तो अब कितने हो जाएंगे हमारे पास, या तो 9 हो जाएंगे या फिर 11 हो जाएंगे। Okay, ma'am. point, Thank you. right? Yes, ma'am. Now, in salivary gland of DNA, Drosophila, sorry, ZDNA is observed, right, which is left hand coiling DNA, right? ये ध्यान रखना बेटा, right? एक अकेला ये जो लेफ्ट हैंड कॉइलिंग शो करता है, right? With 12 base pairs per turn, right? कितने बेस पेयर्स है इसके पास, 12 बेस पेयर्स पर टर्न प्रेजेंट। ह्यूमन के पास नहीं है ये, इट इज प्रेजेंट ओनली इन दी मेनली इंसेक्ट्स के अंदर, राइट? ऑर्थ्रोपोड्स के मेंबर के अंदर हमें ज्यादातर मिलता है, राइट? और ड्रोसोफिला मेन मेंबर है इस, राइट? कंप्लीट यहां तक पॉइंट, राइट? नाउ Yes. अब इसी में ही जो हम कुछ पॉइंट्स इसके मेंशन करते हैं, वॉटसन एंड क्रिक के कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो पहले तो वॉटसन एंड क्रिक क्या कहता है कि भाई शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन बनाता है, राइट? तो अगर हम कहें यहाँ पर द फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट? मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ, राइट? लैंग्वेज आप पूरी एनसीईआरटी से पढ़ोगे इसकी अच्छे से, और बेटा एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, राइट? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता चला, राइट, कि इसमें शुगर एंड फॉस्फेट क्या बनाते हैं, बैकबोन, राइट? तो हमने कहा शुगर फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन। ये लाइन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती है। एंड राइट, द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, फर्स्ट पे अटैच्ड है तो बेसिस उसके अंदर की तरफ अटैच्ड रहते हैं हमारे पास, राइट? देन एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कि एक स्ट्रैंड के पास पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे स्ट्रैंड के पास पोलैरिटी क्या है हमारे पास, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट? नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, between bases by hydrogen bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमारे पास होगा इसके अंदर, राइट? देन हेलिकल स्ट्रक्चर विद प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग, राइट? क्योंकि मेजॉरिटी प्रोकैरियोट यूकैरियोट आपको यही मिलेगा, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। ZDNA is the only exception part, right? प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। नेक्स्ट, अब हमने डिफाइन किया कि इसके अंदर टोटल हमारे पास 3.4 वही सारे उसके आ गए। एक पॉइंट इसमें आता है, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर। ये लाइन बच्चे बहुत बार पूछते हैं, स्टैक्स, राइट? एक बेस पेयर का प्लेन स्टैक करता है ओवर अदर इन डबल हेलिक्स। यस गाइस, ये पॉइंट क्लियर है, राइट? एक बेस पेयर का प्लेन दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टैक करता है, मतलब एक बेस पेयर का प्लेन दूसरे बेस पेयर के ऊपर आपने लगा रखा है, राइट? ताकि पूरा स्ट्रक्चर आपका आराम से डबल हेलिक्स के अंदर विजिबल हो सके, राइट? तो इसलिए एक एक चीज ध्यान से, बैकबोन कौन बना रहा है, एंटी पैरेलल नेचर कैसे हो रहा है उसका, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे है, हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है, राइट? फिर उसके बाद वन बेस पेयर का प्लेन कैसे दूसरे के ऊपर स्टैक करता है, राइट, इन द डबल हेलिक्स, राइट? और हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन देता है, राइट? इसीलिए ये पॉइंट इन एडिशन टू दिस, इसके साथ H bonds and van der Waal interactions, van der Waal कुछ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं आउटर सरफेस स्पेस की, राइट? कन्फर स्टेबिलिटी टू डीएनए। डीएनए को क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, स्टेबिलिटी। मैम, हाँ जी मैम ये 5th वाला पॉइंट एक बार उससे बता दो मैम, इसे स्ट्रक्चर से समझ नहीं आया मैम।
ओके नाउ सी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इसका। हमने कहा ये एक बेस है, बेस पेयर है, ये एक दूसरा बेस पेयर। तो द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर इज अ स्टैकिंग ओवर द अनदर बेस पेयर। समझ आया? ये एक तरीके से ऐसे है कि जैसे आपने एक पूरा वो बनाते हैं ना, एक गेम होता है जहां पर पूरे वुडन स्टैक से पूरा का पूरा हम उसको कॉइल अप करते जाते हैं ऊपर। तो वैसे ही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आपने प्लेन बनाया, राइट, एक बेस पेयर का, यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर मान लो टी है, फिर उसके नीचे आपने जी और सी, राइट, तो आपने एटी फिर जीसी, फिर ऐसे आप बेस पेयर बनाते चले गए। तो वन बेस पेयर स्टैकिंग ओवर द अदर बेस पेयर। अब समझ आया पॉइंट? मैम वो मेरा नेटवर्क चला गया था मैम, एक बार वो रिपीट कर दो प्लीज मैम। से वन बेस पेयर इज स्टैकिंग का मतलब एक बेस पेयर जो आपने बनाया एटी और एक बेस पेयर जो आपने बनाया जीसी, तो एटी जो है वो जीसी के ऊपर एकदम लगा हुआ है, स्टैक हुआ हुआ है, राइट। स्टैक का मतलब जैसे सीढ़ी है, राइट, एक स्टेयर केस के ऊपर दूसरी स्टेयर केस है, दूसरी के ऊपर तीसरी स्टेयर केस है, तभी तो पूरी स्टेयर्स बनी हुई है ना, पूरा वो स्ट्रक्चर बना हुआ। तो इट इज जस्ट स्टैकिंग ओवर वन अनदर, राइट। स्टैकिंग का मतलब पैकेजिंग लाइक दिस, राइट, ये पैकेज हुआ पड़ा है कि एक दूसरे के ऊपर वो टिके हुए हैं, राइट। और उसी की वजह से आप कहते हो यहाँ पर वो जो बेसिकली टिके हुए, वो क्या दे रहा है, उसको स्टेबिलिटी दे रहा है। और वो टिके किसकी वजह से हुए? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। प्लस इसके स्ट्रक्चर को बाहर से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस प्रोवाइड करना, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस देना, राइट, वो इसको और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब क्लियर सबको पॉइंट? थैंक यू फाइन एवरीवन, कंप्लीट विद द मॉडल, राइट? Yes. Yes, ma'am. नाउ मूविंग अहेड विद दिस। अब इसी में ही हमने कहा, राइट, कि अगर हमने डीएनए बना लिया तो अब डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, राइट। क्योंकि डीएनए आपने जो फॉर्म किया, एक्चुअली पॉइंट इज दिस कि डीएनए की लेंथ बहुत ही लंबी है, राइट। द लेंथ ऑफ द डीएनए इज वेरी वेरी लॉन्गर। कैसे मुझे पता चला, राइट, अब वो हम निकालेंगे कि डीएनए की लेंथ कैसे लंबी है और कैसे हम डीएनए की पैकेजिंग करते हैं। तो पहले यूकैरियोट्स का पढ़ेंगे, फिर प्रोकैरियोट्स का पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पैकेजिंग कैसे हम करते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, राइट। स्टेप बाय स्टेप करके इसको पहले फिनिश कर देंगे आज ये डीएनए वाले पूरे पार्ट को, राइट, ताकि नेक्स्ट क्लास से सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करें। नाउ डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? हमने सिंपल सा एक कंसेप्ट यहाँ पर दिया, लाइक कि हमारे पास अगर ह्यूमन में देखा जाए तो ह्यूमन का अगर हम डिप्लॉइड सेल, क्योंकि हमारे सेल्स तो सारे ही डिप्लॉइड है, वी आर टू इन नेचर, तो अगर डिप्लॉइड सेल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल बेस पेयर्स कितने हैं? 6.6 into 10 raised to power 9 base pairs present, right? This is a diploid content, ठीक है ना, right? 6.6 into 10 raised to power 9 base pair हमारे पास present है, fine। जो आप एक बार पढ़ोगे एनसीईआरटी में, एक ना टेबल दे रखी है, उसमें ह्यूमन जीनोम लिखा है, और जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? टेल मी गाइस, जीनोम हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं? हैप्लॉइड होता है। अगर जीनोम हैप्लॉइड है, इसका मतलब हमारे पास जीनोम में कितना होगा? ह्यूमन जीनोम के पास वैल्यू क्या होगी, कितने बेस पेयर्स होंगे? 3.3 into 10 raised to 3.3 हाँ बिल्कुल, इसके हाफ हो गए, 3.3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर, ठीक है। आपने बस 3.3 10 raised to power 9 प्लस 3.3 into 10 raised to power 9 कर दिया, तो वो डिप्लॉइड वैल्यू होगी। यहाँ तक क्लियर सबको? ये पॉइंट क्लियर है बच्चा, राइट। अब मुझे ये पता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस अभी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया 0.34 नैनोमीटर, राइट। अगर मैं इसकी लेंथ निकालती हूँ, राइट, इफ आई कैलकुलेट द लेंथ, तो लेंथ में कैसे निकालूंगी कि मेरे पास कितने बेसेस हैं, राइट, टोटल नंबर ऑफ बेसेस, राइट, मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन बेसेस, राइट। डिस्टेंस क्या है बेसेस, बेस पेयर्स के बीच में, राइट। तो अब मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ बेसेस मेरे पास है 6.6 into 10 raised to power 9 एंड डिस्टेंस कितना है 0.34 नैनोमीटर का। आई गेट द वैल्यू, मेरे पास टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ गई? वी हैव इट एज दी 2.2 मीटर्स, राइट। अब अगर मैं ये नैनोमीटर में बचा, ठीक है, तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करोगे पहले, 0.04 into 10 raised to power -9, तब आपकी वैल्यू 2.2 मीटर्स आएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो डीएनए की पैकेजिंग के बेसिस पे मुझे यूकैरियोट में उसकी लेंथ मिल गई 2.2 मीटर्स। अब मुझे डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर्स मिली है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मैं देखूं डीएनए को मुझे लाई कहां पर करना है, न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस का साइज है 10 raised to power -5,
न्यूक्लियस 10⁻⁻5 है, डीएनए 2.2 मीटर है, कैसे मैं डीएनए को न्यूक्लियस में डालूंगी? द फैक्ट इज दिस, राइट? तो हाउ कम आई कैन मेक दैट डीएनए टू बी पैकेज्ड इन दी न्यूक्लियस, राइट? तो अब हमने कहा हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि डीएनए को चॉप ऑफ करके रख दें, राइट? तो हमें पहले इसको पैकेज करना पड़ेगा, फिर इसको मैं क्रोमोसोम्स की फॉर्म में इसको रखूंगी और फिर उसके बाद हम फाइनली इसको न्यूक्लियस में प्लेस कर पाएंगे, राइट? तो दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू गो फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पॉइंट समझ आ गया सबको? यस गाइस, क्लियर हुआ पॉइंट? मैम न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10⁻⁻5 to 10⁻⁻6। मैम एक बार थोड़ा सा दोबारा बताना कि इसका साइज कम है इसलिए हमने करा है उसको क्या किया हमने? पैकेज। हाँ, पैकेज क्यों किया है बेटा? डीएनए की लेंथ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2.2 मीटर की लेंथ है, और उस डीएनए को मुझे बेसिकली एक ऐसे सिस्टम में डालना है जिसका डायमीटर, जिसका साइज बहुत छोटा है, राइट? न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻5 to 10⁻⁻6 यूनिट्स में है, तो मैं कैसे 2.2 मीटर लेंथ की डीएनए को डाल सकती हूँ उस छोटे से पैकेज के अंदर, राइट? तो मुझे किसी ना किसी तरीके से डीएनए को क्या करना पड़ेगा? फोल्ड करना पड़ेगा। अब घर पे भी जो वाटरिंग पाइप होता है वो इतना बड़ा होता है, राइट? तो उसको ऐसे ही तो रख नहीं देते, उसको फोल्ड करके रखते हो ना, उसको पैकेज करके रखते हो ना। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू पैकेज अप दी डीएनए। उसी तरीके से हमें डीएनए को भी क्या करना है? पैकेज करना है, ताकि हम उसको आराम से विजुअलाइज कर सके कि हमारे पास ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, राइट? कंप्लीट हुआ पॉइंट? ठीक है, राइट? नाउ अब हमने कहा बचा कि अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है, हमारे पास कि डीएनए इस तरीके से हमें पैकेज अप करना है, तो वो डीएनए को पैकेज करने के लिए, राइट, हमें अब क्या जरूरत है, राइट? तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? एज वी नो डीएनए इज एसिडिक इन नेचर एंड ऑल्सो कैरी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब द पैकेजिंग टू बी डन बाय, पैकेजिंग कौन करेगा? टू बी डन बाय positive charge proteins, charge basic proteins, right? और वो positive charge basic protein मेरे पास कौन से हैं? arginine and histone proteins, Histone proteins. right? and histone proteins को हम क्यों positive charge और basic कह रहे हैं? Because they are rich in the basic amino acids, Lysine and arginine. exactly, as lysine and arginine. तो ये इसमें रिच है, इसी वजह से मुझे इनकी जो पैकेजिंग करनी है, राइट, वो हिस्टोन प्रोटीन से ही करानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है, एसिडिक बेसिक के साथ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, तो बड़े आराम से पैकेजिंग हो जाएगी। हिस्टोन प्रोटीन को जब मैं देखती हूँ तो मुझे हिस्टोन प्रोटीन 4 मिलते हैं, H1, H2, H3 एंड H4, राइट? अब इसमें से हम कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो मैम एक बार H2, रिपीट कर दो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। बेटा डीएनए इज एसिडिक इन नेचर एंड डीएनए कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो अगर मुझे उसकी पैकेजिंग करनी है तो उसकी पैकेजिंग करने के लिए मुझे पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स को यूज करना पड़ेगा, और वही पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो बेसिक अमीनो एसिड्स में रिच है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो इसके मेन 4 टाइप्स हैं हिस्टोन प्रोटीन के, H1, H2, H3 एंड H4। हाँ जी बेटा। डीएनए एसिडिक कैसे, ये कैसे पता चला हमें? फॉस्फेट ग्रुप है बच्चा। नाम क्या है डीएनए का? फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देन राइट, H2, H3, H4 हमारे पास, राइट, जो है इसके अंदर वो क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टेमर, राइट? दे विल कंपाइल टुगेदर, राइट, H2, H3, H4, और मिलके पूरा एक ऑक्टेमर डेवलप करते हैं, और उस ऑक्टेमर को हम नाम देते हैं एज द हिस्टोन ऑक्टेमर। अब जो हिस्टोन ऑक्टेमर हमें बनाना है, राइट, उसके ऊपर मुझे डीएनए को रैप करना है, राइट, और फिर मैं बनाऊंगी एक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द क्रोमैटिन, राइट? तो फिर सब क्या हो गया? जस्ट अ सेकंड, बच्चा बड़ा चलते हुए पता नहीं आपकी क्लास में क्या हो रहा है, हाँ, तो सारी क्लासेस अच्छी चल रही है। और मेरी भी आप ही के साथ, आप ही के बैच के साथ हो रहा है बच्चा। यस मैम। कल के दोनों बैचेस बिल्कुल नॉर्मल गए,
क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम जीनोम का मीनिंग क्या होता है? जीनोम का मीनिंग होता है हमारे पास हैप्लॉइड सेट 23 क्रोमोसोम इन द ह्यूमन फॉर्म द जीनोम। जो एक पैटर्नल सेट से आ रहा है उससे आप जीनोम का नाम देते हो, राइट। क्रोमोसोम जो सेट आपका एक पेरेंट से आ रहा है उससे आप कहते हो जीनोम, ओके मैम। राइट। तो जैसे 46 क्रोमोसोम है तो हम कहते हैं 23 पेयर, तो 1 की 2 कॉपीज है, 2 की 2 कॉपीज है, 2 की 2 कॉपीज, 3 की 2 कॉपीज, 4 की 2 कॉपीज। तो एक एक कॉपी जो आप लेके चलते हो उसकी 1 2 3 4 5 टिल 23, दैट इज कंप्राइजिंग इन कॉल्ड एज जीनोम, ठीक है ना? यस मैम। Okay, guys. Now, this is being forming the complete histone octamer. अब जो हिस्टोन ऑक्टेमर हमने यहाँ बनाना है, राइट, उस हिस्टोन ऑक्टेमर पे हम रैप करेंगे। और कैसे अब हम हिस्टोन ऑक्टेमर बना रहे हैं, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव टू से अबाउट, राइट। तो चलेगा तब तो कुछ नहीं। ओके एवरीवन, नाउ हिस्टोन ऑक्टेमर में हम बेसिकली 8 हिस्टोन यूनिट्स को देंगे। We have given 2 units of H2A, H2B. 2 यूनिट्स मैंने H2 के डाइमर की दी, H2 is present in the dimer form H2A, H2B. 2 यूनिट H3 की दी और 2 यूनिट H4 की दी। कितनी यूनिट हो गई मेरे पास? टोटल 8, राइट। 2 यूनिट मैंने H2 के डाइमर की दी, 2 यूनिट H3 की, 2 यूनिट H4 की, ठीक है। ये पॉइंट सबको यहाँ तक हिस्टोन ऑक्टेमर समझ आया, राइट। ऐसे ही मैंने बहुत सारे यहाँ हिस्टोन ऑक्टेमर्स बना लिए। नंबर ऑफ हिस्टोन ऑक्टेमर्स हैव बीन फॉर्म्ड। अब इन हिस्टोन ऑक्टेमर्स के अराउंड हमें करना क्या है, राइट, वी हैव टू मेक द कॉइलिंग ऑफ द डीएनए, राइट। डीएनए की कॉइलिंग करनी है। तो ये मेरे पास हो गए हिस्टोन ऑक्टेमर, राइट। और हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड हमें डीएनए कॉइल करना है। तो डीएनए बड़े आराम से इनके सरफेस के ऊपर कॉइल करेगा, बिकॉज डीएनए नेगेटिव चार्ज है और हमें पता है हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए रैप कर सकते हैं, राइट। H2 याद रखना है बेटा, डाइमर फॉर्म में होता है, राइट। तो टोटल 4 यूनिट हो गई H2 की, 2 H2A की, 2 H2B की, राइट। ऐसे हमारे पास H3 की 2 यूनिट, H3 और H4 मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट में सेम होता है, राइट। तो इट्स अ कंजर्व्ड प्रोटीन सीक्वेंस, राइट। ये कंजर्व्ड रहता है, राइट। ये कंजर्व मिलेगा मुझे एज सच, मुझे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम मिलेगा इन मोस्ट ऑफ दी, राइट, यूकैरियोट्स के अंदर। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं मुझे डीएनए को रैप करना है, तो डीएनए को रैप मुझे कैसे करना है? तो डीएनए विल टर्न अराउंड इट, डीएनए इस तरीके से टर्न करेगा, राइट। तो डीएनए पूरा इसके ऊपर रैप अप कर जाएगा, राइट। तो डीएनए विल कॉइल अराउंड इट, राइट। और डीएनए जब इसके ऊपर कॉइल करता है तो वो आगे की तरफ पूरा, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर तो बड़ा है, तो आगे की तरफ ऐसे पूरा कॉइल होते हुए इसके ऊपर जाएगा, राइट। तो इट जस्ट कॉइल अराउंड इट एंड मूव लाइक दिस, राइट। तो पूरा टर्न होते हुए इसके साथ जाता है। जितनी इसकी डीएनए की लेंथ है उतने हिस्टोन ऑक्टेमर्स हमारे को चाहिए, राइट। उतने उस डिस्टेंस के हिस्टोन ऑक्टेमर्स हमें चाहिए ताकि बहुत अच्छे से डीएनए उसके ऊपर रैप कर सके, राइट। तो जब डीएनए कॉइल होता है तो 2 हिस्टोन ऑक्टेमर के बीच का जो डीएनए है, राइट, अगर उसके बीच में जो डीएनए देखोगे तो वो डीएनए बेसिकली फ्री है, उस डीएनए को आपने किसी से भी पैकेज नहीं किया, अग्री, राइट। तो वो डीएनए हमारे पास पैकेज किससे होता है, किससे पैकेज अप करते हैं उस डीएनए को? दैट इज टू बी पैकेज्ड अप विद द H1 प्रोटीन, H1 प्रोटीन, राइट। तो हम किससे करेंगे? H1 प्रोटीन। तो H1 प्रोटीन इज कॉल्ड एज द लिंकर प्रोटीन। H1 प्रोटीन को हम नाम देते हैं लिंकर प्रोटीन, राइट। जो हमारे पास लिंकर प्रोटीन क्यों कहेंगे? क्योंकि कैन आई से द डीएनए बिटवीन द 2 हिस्टोन ऑक्टेमर्स के बीच में, राइट, जो प्रेजेंट हो रहा है हमारे पास डीएनए, वो कौन सा हो गया? लिंकर डीएनए हो गया। और लिंकर डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए जो प्रोटीन हमारे पास रिक्वायर्ड होगा वो कौन सा प्रोटीन हो गया हमारे पास? H1 प्रोटीन, H1 protein. अंडरस्टूड, राइट। तो वी डिफाइन द H1 प्रोटीन एज द लिंकर प्रोटीन। तो जब तक ये बनता है तब तक मैं समझा रही हूँ आपको। अब हमने क्या कहा बच्चे, इसमें हिस्टोन ऑक्टेमर पे जितना पार्ट आपने डीएनए का रैप किया, राइट, उतना पार्ट हिस्टोन ऑक्टेमर प्लस wrapped DNA, which is actually 1/3/4 turn of the DNA.
अब ये हेलिक्स टर्न नहीं है, जो डीएनए ऑलरेडी हेलिक्स में है उसकी 1/3/4 टर्न, एक टर्न पूरी और 3/4 टर्न, राइट, उसकी पूरी हिस्टोन ऑक्टेमर पे आती है। तो 1/3/4 टर्न ऑफ द डीएनए इज देयर ऑन द हिस्टोन ऑक्टेमर। तो हमारे पास 1/3/4 टर्न ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टेमर टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं हम उसको? न्यूक्लियोसोम। याद रहेगा ये पॉइंट सबको? Yes. तो यहाँ हमने इस तरीके से इसके ऊपर H1 प्रोटीन बनाया, राइट, एज द लिंकर डीएनए पे H1 प्रोटीन फॉर लिंकर प्रोटीन। हम ये तो आपने पहले भी पढ़ा रखा है ना? हाँ, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ था जब हमने किया था ना यहाँ पर क्रोमैटिन क्रोमोसोम Yes, सेल ma'am. डिवीजन वाले चैप्टर में, राइट। इसीलिए मैं जब समझा रही हूँ तो शायद आपको समझ आ रहा होगा, अगर मैं नहीं भी लिख रही हूँ तो, राइट। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दे दिया? व्हाट वी नेम नाउ द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बच्चे, क्रोमैटिन, राइट। तो हमने कहा क्रोमैटिन हमारे पास आ गया, राइट। तो वी से सिंपली द क्रोमैटिन इज बीइंग फॉर्म्ड, और डीएनए का डायमीटर कितना था? 2 नैनोमीटर। क्रोमैटिन का डायमीटर कितना आ गया मेरे पास? 11 नैनोमीटर्स, राइट। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द क्रोमैटिन? 11 नैनोमीटर। तो मैं 2 से किस पे आ गई? 11 पे, राइट। तो मैंने कह दिया ये मेरे पास हो गए H1 प्रोटीन, राइट, एंड H1 प्रोटीन आर कॉल्ड लिंकर प्रोटीन, हमने डिफाइन कर दिया, राइट। तो अब हमने यहाँ पे ये पूरा पढ़ा क्रोमैटिन तक। क्रोमैटिन तक सबको क्लियर है बेटा? राइट, बिकॉज अभी आगे चल नहीं रहा है तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम की फॉर्मेशन तो आपको नहीं पढ़ाऊंगी मैं फिर, राइट। मैम ये क्रोमेटिन वाला दोबारा बता दो। जो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना हमारे पास, जिसमें ईच बीड इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियोसोम, राइट, एंड जो बीच का डीएनए है वो हमारे पास लिंकर डीएनए का पार्ट हो गया, राइट। वो जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, दैट इज व्हाट वी डिफाइन, राइट, एज द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन, राइट, जिसमें बीड हमारे पास लिंकर डीएनए और बीच में जो स्ट्रिंग वाला पार्ट हो गया वो बीड हमारे पास, सॉरी, न्यूक्लियोसोम, और बीच में स्ट्रिंग वाला पार्ट इज लिंकर डीएनए। टुगेदर द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन तक क्लियर है बच्चा सबको? मैम ये रेड लाइन डीएनए यस मैम। हाँ जी, रेड लाइन से जो बनाया वो डीएनए है। रेड पूरा ही डीएनए, हाँ, रेड लाइन से जो हम कॉइल कर रहे हैं वो डीएनए ही है ना, और जो ब्लू वाला है हमारे पास वो हिस्टोन ऑक्टेमर है, तो हमने हिस्टोन ऑक्टेमर पे डीएनए को रैप कर दिया। हम तो फिर ये H1 की मतलब जरूरत क्या है? ये तो वैसे भी इसके कोयल हो रहा है अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर के। इन बिटवीन डीएनए को कौन प्रोटेक्ट करेगा? किसी अटैक वगैरह से? हाँ, ऑब्वियसली हिस्टोन का काम क्या है? पैकेज करने का। मतलब पैकेज अगर आप किसी चीज को कर रहे हो तो उसको बाहर का डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हो ना, कि बाहर से उसको एक पूरा डिफेंस मिल चुका है सेल एनवायरनमेंट से, वो डिफेंस देने का काम तो उस डीएनए को भी है ना जो इन बिटवीन है, राइट। तो वो डिफेंस कौन देगा? आपका H1 प्रोटीन। ठीक है, समझ आया पॉइंट? मैम आप कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स भी बता देते हो, वाला भी बता दो एक बार। क्या न्यूमेरिकल टर्म? क्या वो तो 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर बोला है मैंने, डायमीटर इंक्रीज होगा बस। डायमीटर इंक्रीज कैसे में समझ नहीं आया वो। बच्चा, अगर कॉइल करोगे किसी भी चीज को तो उसका डायमीटर बढ़ाओगे, लेंथ तो छोटी नहीं करोगे ना। अगर किसी भी चीज को पैकेज कर रहे हो, अगर एक वाटरिंग पाइप को पैकेज करके घर पे रख रहे हो तो उसको काट के तो नहीं रखा ना आपने, उसका डायमीटर बढ़ा दिया ना। पहले जब वो स्ट्रेट लाइन में था तो डायमीटर नहीं था उसका, जब आपने उसको सर्कुलर फॉर्म में कर दिया तो ऑब्वियसली उसका डायमीटर बढ़ गया, राइट। तो हमने वही काम किया, जब हमने पैकेज किया है उसको तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ड्यूरिंग द पैकेजिंग वी आर इंक्रीजिंग द डायमीटर, क्योंकि अगर थिकनेस बढ़ाओगे तभी तो, या तो चीज जो लंबी होती है उसकी क्या होती है? थिकनेस ही तो बढ़ती है, राइट। जितनी थिकनेस उसकी बढ़ेगी, राइट, उतना ही ज्यादा वो इजीली पैकेज होता चल जाएगा, क्योंकि वो कंडेंस होता चल जाएगा। तो हमें कंडेंसेशन ही करना है। हमें कंडेंसेशन का मतलब यही होता है एवरीवन, दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द थिकनेस। कंडेंस करना किसी भी चीज को, थिकनेस बढ़ाना उसकी, उसका डायमीटर बढ़ाना, राइट। क्योंकि जब आप कंडेंस करोगे तो वो चीज कैसी होती चली जाएगी? छोटी होती चली जाएगी ना। अब समझ आया पॉइंट? छोटी इन सेंस कैसे होगी? क्योंकि वो अंदर अंदर ही घुसती चली जा रही है, उसकी पैकेजिंग होती चली जा रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? वो 2 एंगस्ट्रॉम से 11 एंगस्ट्रॉम 11 एंगस्ट्रॉम मूव करके, राइट। 2 एंगस्ट्रॉम नहीं बेटा, 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर तक 20 एंगस्ट्रॉम से मूव हुआ, तो 2 नैनोमीटर की टर्म हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, राइट। यस एवरीवन, तो कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट। ठीक है, तो अब इसी के आगे का फिर हम कंटिन्यू करते हैं, राइट, जब ये सब कुछ
ठीक हो जाएगा। तो आज मैं इसका देखती हूँ, MS दोबारा से डाउनलोड करती हूँ, राइट, और वन नोट भी, ताकि ये ठीक हो आपका जाए। डिजिटलाइजर ही है मैम मेरे ख्याल से खराब। डिजिटाइजर में क्या है, वो तो लिखने का सॉफ्टवेयर है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। मैम उस पे तो पेन लिखते हैं ना। वो तो पेन तो लिख ही रहा है ना। आई एम राइटिंग समथिंग, तो मेरे हिसाब से तो वो रिटर्न आ ही रहा है, आपको स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है। मेरे डिजिटाइजर पे है जो भी मैं लिख रही हूँ, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। हाँ जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी बोलो। मतलब मैम जेनेटिक्स का क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलो। मैम इस बार 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि मैम रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी आई से रिलेटेड, जो एबीओ ब्लड ग्रुप में होती है। मैम उसमें ये ऑप्शन था ना कि जो जीन आई है उसके 3 एलील होते हैं, पर मैम पॉपुलेशन में होते हैं ना। हाँ तो हमें यहाँ पे इन्होंने वो तो किया ही नहीं, तो हम क्या पूरा पॉपुलेशन लेके चलेंगे? हाँ बिल्कुल, जीन तो पॉपुलेशन में पूरा ही है ना। अगर मैं ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, तो जो आई कलर का हमारे पास जीन है, वो सब में वो जीन ही है, बस क्या डिफरेंट है, एलील डिफरेंट है ना हमारे पास। ओके मैम। ठीक है ना, तो जीन अगर उसे लिख दिया जीन हैज 3 एलील मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिज्म, राइट। और वो मल्टीपल एलिज्म का अगर एग्जांपल है, तो उसके 3 एलील कहाँ पर, पॉपुलेशन में। इंडिविजुअल में अगर वो इंडिविजुअल लिख देता तो गलत होता, कुछ नहीं लिखा है तो इट इज पॉपुलेशन। ठीक है, थैंक यू मैम। राइट। हाँ जी, और कोई डाउट बचा किसी और का? कोई डाउट्स हो तो डाउट डिस्कस कर सकते हैं अभी, इफ यू आर हैविंग एनी स्पेसिफिक डाउट। और मैम ये जो अभी हमने पढ़ा ना डीएनए वाला, इससे क्वेश्चन आया था मैम, जिसमें उसने लेंथ ऑफ डीएनए पूछा था। हाँ तो वो भी यही था कि अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स 0.34 नैनोमीटर है, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स बताने थे डीएनए डबल हेलिक्स में मेमेलियन सेल 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। तो पूछा था लेंथ ऑफ डीएनए बताना है। हाँ तो वो ठीक है, तो लेंथ ऑफ डीएनए मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा आपको, जैसे अभी हमने ऊपर निकाला। लेंथ ऑफ डीएनए को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस मैम। बस आपको जो भी मैम दे रखा है उसके बेसिस पे आप उसमें बता दोगे। मैम हाँ जी। मैं एक बार रिचमंड लैंड इफेक्ट बता दो। रिचमंड लैंग इफेक्ट का मतलब होता है, राइट, जहां पर आप कहते हो कि सेनेसेंस का डिले हो गया बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द साइटोकाइन, साइटोकाइनिन की एक्टिविटी की वजह से, राइट। अगर सेनेसेंस डिले होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे पास, राइट, वो बढ़ जाते हैं कहां पर, टू द यंगर पार्ट की तरफ, राइट। सेनेसेंस हम डिले कर देते हैं, तो उसे हम रिचमंड लैंग इफेक्ट का नाम दे देते हैं। ओके मैम। ठीक है। एक बार एक्सीजन का ना मैं मतलब एक्सप्लेन कर दो ना। एब्सीजन का मतलब अर्ली फॉलिंग, इमेच्योर फॉलिंग, जो चीज अभी तक मैच्योर नहीं हुई है लेकिन अगर वो प्लांट से डिटैच हो गई तो उसे हम एब्सीजन का नाम देते हैं। ओके मैम। राइट। वर्नलाइजेशन क्यों क्या वर्नलाइजेशन क्यों करते हैं? वर्नलाइजेशन बेटा क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स को इंप्रूव करने के लिए। वर्नलाइजेशन इज डन ओनली फॉर द सम ऑफ द प्लांट्स जिनकी रिक्वायरमेंट है, राइट, कि उसमें आप क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स को बढ़ाना चाहते हो, तो उस टाइम पे अगर आपको फ्लावर में क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ानी है तो आप उसको लो टेम्परेचर का एक्सपोजर देते हो, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? और कुछ पॉइंट बचा? क्लियर है सबका यहाँ तक? फिजियो के आप डाउट्स थर्सडे को लोगे? किसके? प्लांट ग्रोथ हार्मोन? फिजियो। प्लांट फिजियो के? हाँ थर्सडे को। अभी है तो अभी पूछ लो, आपके हो गए क्वेश्चंस। एल्स अगर थर्सडे करना है तो योर विश। हम आज क्लास खत्म? अब वो चल ही नहीं रहा, क्या करूँ फिर आगे को? अब हम खत्म कर दो फिर। हाँ तो इससे बेटर है कि उसको एंड अप ही करना। फाइन एवरीवन, राइट। सो फिर थर्सडे में वी आर गोइंग टू हैव